हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल है आप सब लोगों के। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। यार आज है आपका 11th क्लास का लास्ट रिवीजन, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स टू अटेंड द क्लास। एंड हैंग हो गया। और आज करेंगे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस के, और जेई मेंस 2024 के पीवाई क्यूज भी करेंगे। देखो यार, रिवीजन में मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर की रिवीजन करानी चाहिए, क्योंकि मोर और लेस ये चैप्टर ऑलरेडी आपने अभी ताजा ताजा पढ़ा है। किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है ना। बोर मॉडल आपने पढ़ा है? आपने डी ब्रॉगलीज इक्वेशन वगैरह भी पढ़ी है, ठीक है। सॉल्यूशन कहा था नहीं, 12th का रिवीजन नहीं होगा, जैसा कि मुझे पता चला है। प्लानिंग में कुछ डिफरेंट है, बट आप इधर ध्यान दीजिए। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का करिए, फिर बात करेंगे इस बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस यस यस, थ्योरी करा था, है ना। क्वांटम नंबर्स बता दीजिए, वर्बली बता देता हूं। क्वांटम नंबर देखिए, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को बताते हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। क्या बताता है? शेल बताता है। सबसे पहली बात तो अगर एन 1 है तो शेल नंबर 1 है, 2 है, सेकंड शेल में है, 3 है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। क्योंकि एन पता चल जाता है तो बहुत सारी चीजें और भी पता चल जाती हैं, जैसे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन पता तो पता चल जाएगा। इसी से पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी। इसी से काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, दैट इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। इसी से रेडियस भी पता चल जाएगा, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट, जिसको बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम भी होती है, इनटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो बहुत सारी चीजें यहां से एन से पता चल सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी पता चल सकते हैं शेल में। शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? जितना एन है उसका स्क्वायर कर दो। यानी कि फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 का स्क्वायर 4 हो गया। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ऑर्बिटल पता चल गया है तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल गए शेल के अंदर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। इसी के बाद एक नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, या एंगुलर क्वांटम नंबर, या सबसिटरी क्वांटम नंबर। उसको स्मॉल एल से लिखा जाता है। वो क्या बताता है? एन बताता था शेल के बारे में, एल बताएगा सबशेल के बारे में। शेल के अंदर जो सबशेल्स पाई जाती हैं उसके बारे में बताएगा। एल की वैल्यू लिखी कैसे जाती है? 0 से स्टार्ट हो जाओ, सारे इंटीजर लिखने हैं n-1 तक। यानी कि अगर n 3 है तो l कितना होगा? 0 से स्टार्ट हो जाओ, 3 - 1 2 तक सारे इंटीजर लिखो, यानी कि 0 1 2। n अगर 4 है तो l कितना होगा? 0 से स्टार्ट हो जाओ, 4 - 1 3 तक सारे इंटीजर लिखो, 0 1 2 3। जितनी एल की वैल्यूज आ रही हैं उतनी ही सबशेल है। जैसे n 3 है तो एल की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? 0 1 2। अरे कौन सी वैल्यू नहीं, कितनी वैल्यूज आ रही हैं। एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है, एक 2 आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब थर्ड शेल के अंदर 3 सबशेल्स होंगी। n 4 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2 3। 4 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब 4 शेल के अंदर 4 सबशेल्स होंगी, एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा। एल से और क्या पता चलता है? एंगुलर मोमेंटम पता चलता है इलेक्ट्रॉन का। रूट में l + 1 h/2 पाई, ठीक है। एल की वैल्यू एस सबशेल के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए कितनी होती है? 3 होती है, एंड सो ऑन। ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। ग्राफ्स बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। इसी तरह एक थर्ड क्वांटम नंबर होता है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम से लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -l से लेके +l तक। ये क्या बताता है? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। एल के लिए एम की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 5 आएंगी, 7 आएंगी, 1 आएगा, उतने ही ऑर्बिटल होंगे सब शेल के अंदर, ठीक है।
और एस क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, और चौथा क्वांटम नंबर होता है वो स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा बोलने में बोला जाता है। बच्चों ने बोला कि ग्राफ बता दीजिए। सबसे पहला मैं ग्राफ बता रहा हूं साई आर वर्सेस आर का। ये एक हमें एस ऑर्बिटल के लिए पढ़ना है, एक बेटा हमें ये पी ऑर्बिटल के लिए पढ़ना है। पहली बात, ये कोसाइन वेव है। अब ये मत पूछिएगा कोसाइन वेव कौन सी होती है, खत्म होने के बाद ये चीजें पूछते हुए अच्छा नहीं लगता। और ये साइन वेव में बनेगा। बस ये पॉइंट डिफरेंस है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। बाकी सारे पॉइंट क्या है, एक फेस का मतलब एक ऑर्बिटल बना रहे हो आप। पीक डिक्रीजेस, पीक ऑफ द कर्व डिक्रीजेस जैसे जैसे फेसेस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट फेस आर को टच नहीं करेगा। बस पहला पॉइंट डिफरेंस है, जब एस का बना रहे हो पी का बना रहे हो, बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं, सेम। अब किसी का भी ग्राफ बना सकते हो आप बना रहे हो साई आर और आर का ग्राफ एस ऑर्बिटल के लिए। पहला पॉइंट पढ़ो जरा, कहां से शुरू होगा, ये कोसाइन वेव है, यहां से शुरू होगा। 1s के लिए बना रहे हो, ठीक है। बताओ 1s है तो कितना, कौन सा s बनाना है? सर सबसे पहला s जो होता है वो 1s ही होता है। अच्छा, यानी कि सिर्फ एक ऑर्बिटल है तो एक ही फेस बनाना है, ठीक है। पीक ऑफ द कर्व डिक्रीजेस एज फेसेस इंक्रीजेस, एक ही फेस बनाना है तो ये वाले पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट फेस आर को टच नहीं करेगा, जो इसका पहला फेस है वही इसका लास्ट फेस है, वो आर को टच नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं सर अगर यही ग्राफ मैंने बनाना होता, 2p का बनाना होता, 2p का बनाना होता, पहला साइन वेव है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा कौन सा p है, ये 1p नाम की कोई चीज इधर आ रहा है, 1p नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सबसे पहला p कौन सा है, 2p है, 2p है तो सिर्फ एक ही फेस है, एक ही फेस है। अच्छा एक ही फेस है, बस ये आर को टच नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। नहीं सर अगर ग्राफ बनाना होता, मान लो 3p का बनाना होता, 3p का, बताओ कितने फेस बनाने पड़ते? सबसे पहला फेस बनाना पड़ता 2p फिर 3p, 2p फिर 3p। तो ये देखो साइन वेव है, ये रहा, यहां से स्टार्ट होगा, ये 2p है और ये क्या है 3p, खत्म। सर 4p का बनाना होता तो 3 फेस बनाने पड़ते, 2p 3p 4p, तब वो ऐसा हो जाता ग्राफ। उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, वो ऐसा हो जाता 4p। मुझे बताओ मैंने कौन से एस का ग्राफ बनाया है, मैंने कौन से एस का ग्राफ बनाया? एस का ग्राफ नहीं, गधों की बात नहीं कर रहा हूं, एस के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कौन से एस का ग्राफ बनाया, ये बताओ कौन से एस का ग्राफ बनाया? हाँ क्वेश्चंस कराते हैं बेटा, ग्राफ वगैरह बताने फिर क्वेश्चंस कराते हैं, पहले इसका आंसर दीजिए। कौन से एस का ग्राफ है ये? कितने फेस हैं, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, चार फेस हैं, इसका मतलब चार ऑर्बिटल बनाए हैं। पहला एस कौन सा होगा, 1s, फिर 2s, फिर 3s और फिर ये 4s। सर 4s है, ये 4s है, 4s है, बस खत्म। ये कौन सा था, ये तीन फेस बनाए थे, 2 3, तो कौन सा पी हो गया, 4p। सर क्यों, 1p 2p 3p 4p है ना, ऐसा थोड़ा होता है यार, p तो स्टार्ट ही 2 से होता है, 2p 3p 4p। अच्छा ये 2p का, ये 3p का, ये 4p का ग्राफ, ठीक है ठीक है। तो मेरे ख्याल से साई आर के ग्राफ बनाने आपको आ गए हैं। ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे जब ग्राफ होगा, जब ग्राफ होगा साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का। आर तो आपको पता ही है डिस्टेंस है, ये क्या है, ये तो रेडियल वेव फंक्शन था, ये क्या है, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सर ये होती क्या है ये बताओ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ होती होगी ना, देयर इज लाइक ए वर्ड फॉर इट, है ना, कुछ होती होगी। ये क्या, न्यूक्लियस से बाहर निकलो, एक स्ट्रेट लाइन में जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आर बढ़ता जाएगा, यस। यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, एक स्ट्रेट लाइन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्ट्रेट
लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक। उसे क्या बोलेंगे आप, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसके लिए एस और पी में ये सारे पॉइंट सेम ही आने, सेम ही आने, बस एक फर्क है, ग्राफ विल नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा ग्राफ। जैसे यहां पर तो नेगेटिव में जा रहा था, ये पता है ना, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है ना, यहां नहीं जाएगा, बस ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ट्रफ में नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रफ क्या होती है, नेगेटिव। अच्छा सर क्यों नहीं जाएगा, बेटा यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है ना, किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता सर, आयोटा स्क्वायर होता है। अबे वहां नहीं पहुंचना भाई, वहां नहीं पहुंचना। साई स्क्वायर आर और आर का ग्राफ जरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं 3s का। बताओ कितने फेस बनाने मैंने, 1s 2s 3s, सर 3 फेस बनाने हैं मैंने, ठीक है। कोसाइन वेव है, पहला ये रहा फेस, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, है ना। लास्ट वाला फेस आर को टच नहीं करेगा, पीक डिक्रीज होती जाएगी, पहला पीक सबसे बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा। नहीं सर ऐसा करो, आपने अगर मान लो यही साई स्क्वायर आर का और आर का ग्राफ बनाना होता 4s के लिए बनाना होता, कितने फेस बनेंगे, 1s 2s 3s 4s, सर 4 फेस बनेंगे, 1s 2s 3s 4s, ये रहा, ठीक है। सर अगर यही ग्राफ अगर आपने पी में बनाना होता, सेम रहेगा, बस यार वो कोसाइन वेव की जगह साइन वेव हो जाएगी, इसमें क्या मतलब की बहसबाजी करनी है इसमें। 2p कितने फेस बनाने हैं, तो सबसे पहला p 2p ही होता है, अच्छा एक ही फेस बनाना है, ये लो एक फेस। नहीं सर आप यही ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को 3p का, तो 2 फेस बनाने हैं, 2p का और 3p का। अच्छा नहीं सर यही ग्राफ बना के दिखाओ आप मेरे को 4p का 3 फेस बनाने हैं, 2p 3p 4p, हेलो 4p का। 5p का बनाना होता तो एक और आ जाता, 6p का बनाना होता एक और आ जाता, ठीक है। क्या ये क्लियर है, ग्राफ बना लेंगे आप किसी भी एस और किसी भी पी का, कुछ रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा। नोडल प्लेन भी बता देते हैं, पहले ये कर लीजिए। नेक्स्ट है रेडियल डेंसिटी फंक्शन। सर उसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। ये क्या है, इसको बोलते हैं रेडियल डेंसिटी फंक्शन। सर ये है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ थिकनेस डी आर। इस डी आर थिकनेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। सर ये ग्राफ किसके लिए बनाने हैं, ये ग्राफ हमने बनाने हैं सबके लिए, एस के लिए भी, पी के लिए भी, डी के लिए भी और एफ के लिए भी, ठीक है सर। सर यहां पर बताओ ये सबका, चाहे एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, रेडियल डेंसिटी का ग्राफ जो होता है वो साइन वेव होता है। अच्छा थर्ड सेकंड, फेस नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ सर वो नजर आ ही रहा है वहां पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड, जैसे जैसे पीक्स इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है, सॉरी फेसेस इंक्रीज होते जाएंगे, पहला फेस फिर दूसरा फेस फिर तीसरा फेस, तो पीक्स भी इंक्रीज होती जाएंगी। वहां पर डिक्रीज हो रहा था, फेस बढ़ते जा रहे थे, पीक छोटी होती जा रही थी, यहां पर पहली पीक छोटी बनेगी, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी उससे बड़ी, चौथी उससे बड़ी, ठीक है सर। फोर्थ, लास्ट फेस आर को टच नहीं करेगा, आर को टच नहीं करेगा, नहीं करेगा। बनाइए जरा, ये ग्राफ है, इधर लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर, और यहां पर आर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ग्राफ बनाइए आप 1s का। सर साइन वेव बनानी है, एक ही फेज बनाना है, ये लो नहीं 2p का बनाइए, यही है, क्योंकि 2p में भी एक ही फेस बनाना है। नहीं 3d का बनाइए। अरे d का सबसे पहले 3d होता है भाई, 1d नाम की कोई चीज होती नहीं, 2d नाम की कोई चीज होती नहीं, सबसे पहला 3d होता है, ये 3d
ये 3D का ही ग्राफ है। नहीं नहीं नहीं, 4F का बनाइए। अरे सबसे पहला F यही होता है भाई, 1F नहीं होता, 2F नहीं होता, 3F नहीं होता, 4F ही होगा। सर क्यों नहीं होता, 1F नहीं होता, 2F नहीं होता, 3F नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो L की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए N से, कभी भी इक्वल या ग्रेटर देन नहीं हो सकती। हाँ बता देते हैं, रेडियल और एंगुलर नोड्स भी बता देते हैं। ये ग्राफ बताओ कौन से एस का है, यहां पर रेडियल डेंसिटी फंक्शन है। अच्छा एक और आपको मैं बात बता दूं, कई बार ना जेई मेंस में क्वेश्चन आया साई आर को ऐसे लिखा गया, तो घबराना मत, ये और ये सेम है। सिमिलरली साई स्क्वायर आर को ये लिखा जाएगा आर स्क्वायर आर, घबराना मत, ये और ये सेम है ना, घबराना मत, पता चले कि ऐसे लिख दिया जाए और आप आती हुई चीज भी छोड़ के आ जाए। ये मुझे बताइए कौन से एस का ग्राफ है, कौन से कौन से एस का ग्राफ है, कौन से पी का ग्राफ है, कौन से डी का ग्राफ है, कौन से एफ का ग्राफ है? कौन सा एस, कौन सा पी, कौन सा डी, कौन सा एफ? बी क्विक इन गिविंग द आंसर। सर एक्स एक्सिस को क्यों नहीं टच करता भाई? एक और नोड बढ़ जाएगी अगर एक्स एक्सिस को टच करने लगेगा लास्ट वाला फेस। नंबर ऑफ नोड्स भी तो चेक करके रखनी है ना। सर दो फेस बने हुए हैं, 1P 2P नहीं सर, पी तो स्टार्ट ही 2 से होता है, तो ये 2P का भी नहीं है क्योंकि दो फेस है, 3P का बिल्कुल। एस कौन सा है? 1S 2S, ठीक है 2S का है। डी कौन सा है? सबसे पहले डी कौन सा होता है? 3D, तो ये 3D 4D। एफ कौन सा होता है सर? सबसे पहला 4F होता है, 4F 5F, तो ये 5 है। तो किसी का भी आप ग्राफ बना सकते हैं। अब बात करते हैं नोड्स के बारे में। सर नोड्स क्या होती हैं? ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? नोड बोलते हैं। नोड में साई स्क्वायर आर क्या होता है? 0। साई स्क्वायर आर क्या होता है? दैट इज 0 होता है। ठीक है, साई स्क्वायर आर क्या होता है? 0 होता है। सर नोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेडियल और या स्फेरिकल भी बोलते हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? ये डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? दैट इज n माइनस l माइनस 1। ठीक है सर, नंबर ऑफ रेडियल नोड दिखा दो, ये देख लो, ये क्या है? ये रेडियल नोड ही है, ये ना। इसके अंदर नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल के देखना जरा, 2s के अंदर n बताना कितने हैं सर? 2। l बताना कितना है? 0। तो निकालना जरा n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1, आया कि नहीं 1? आया कि नहीं 1? इसमें निकालना है जरा n माइनस l माइनस 1, 1 ही आएगा। इसमें निकालना n माइनस l माइनस 1, इसमें निकालना। ठीक है, ये रेडियल नोड ही है जहां जहां पे ये ग्राफ टच कर रहा है आर को, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नेक्स्ट होते हैं एंगुलर नोड्स। सर एंगुलर नोड्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो एंगल पे डिपेंड करते हैं। किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कहीं पे 0 है, कहीं पे 0 नहीं है, ठीक है, एल पे डिपेंड करता है। जैसे एस है, एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है? 0 होता है। 0 कहने का मतलब उसमें कोई एंगुलर नोड होता ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, कहीं ऐसा पॉइंट होता ही नहीं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 ना हो। बट अगर यही पी ऑर्बिटल होगा, यही अगर पी ऑर्बिटल होगा, इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी हो जाएगी? वाई, और ये कौन सी हो जाएगी? जेड। ठीक है, तो आप बता दीजिए क्या एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? हाँ है। वाई एक्सिस पे है? नहीं है। जेड एक्सिस पे है? नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? नोड्स कहलाएंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पे। इसी तरह से वर्ड होता है दैट इज नोडल प्लेन। देखो नोड क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। नोडल प्लेन क्या है? पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, पूरे प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स भी किससे फाइंड आउट करने हैं? वो भी एंगुलर नोड पे डिपेंड करता है, तो एल से फाइंड आउट करने, एल से। बस एक डी जेड स्क्वायर को छोड़ देना, डी जेड स्क्वायर में
नोड्स तो होंगी, वो भी कोन की शेप में, बट नोडल प्लेन नहीं होगा, नोडल प्लेन नहीं होगा, जीरो नोडल प्लेन। सर ऐसा क्यों? डी जेड स्क्वायर में ऐसा क्यों होता है कि नोडल प्लेन क्यों नहीं होता? क्या डी जेड स्क्वायर की हमें शेप पता है? हाँ सर पता है, यही होती है शेप, और यहां पर ये रिंग होती है, रिंग। क्या आपको जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आ रही है? आ रही है। तो जेड एक्सिस पे तो नोड हो नहीं सकता। क्या आपको पता है ये जो रिंग है, रिंग ये तीनों एक्सिस में है, जैसे ये भी सॉर्ट ऑफ रिंग कह लो या स्फेयर कह लो, तीनों एक्सिस में है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही है, तीनों एक्सिस में है, तीनों एक्सिस में है। तो ऐसी कोई एक्सिस है ही नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। पूरे प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट तो है पर पूरा प्लेन नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी इजी क्वेश्चन रखे हैं हमने, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जेई मेंस में उस हिसाब से। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, इससे क्या कंक्लूजन निकला था? मास और एनर्जी रिलेटेड होते हैं, मास और पॉजिटिव चार्ज एटम का न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बताइए जी क्या कंक्लूजन निकला था, वो बताइए। ए बी सी डी। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं और आंसर दीजिए। कोई नहीं, देखिए आइए क्या था, यही होगा। मास और पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तभी तो अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, रिपेल हुए थे, बट बहुत कम अल्फा पार्टिकल रिपेल हुए थे। इसका मतलब न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है जी, 83% बच्चों का। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे छोटी वाली वैल्यू पहले और बड़ी वाली वैल्यू बाद में। चार्ज अपॉन मास रेशो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चार्ज अपॉन मास रेशो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, यही होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है, यही होता है। प्रोटॉन का भी यही होता है, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है सर? 2e है ना। अरे पॉजिटिव में लिख दूंगा। ठीक है, मास इसका इसका मास तो बहुत कम होता है यार, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका होता है 1 AMU जो काफी ज्यादा होता है। इसका होता है 4 AMU, ये उससे भी ज्यादा होगा। क्या ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है? क्या ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है? ये बड़ी है, छोटी है सबसे, छोटी है सब, सॉरी। ये ME लिखा है, मिथाइल नहीं है भाई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सर इससे छोटी भी ये होगी, न्यूट्रॉन फिर अल्फा फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, यही है, यही है। अरे ये कट जाएगा ना, 2 बच जाएगा। E/2 AMU छोटा होगा एज कंपेयर टू E/AMU। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ऑब्वियसली इसकी ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। न्यूमिनेटर तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का कटने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फोटोन है 300 नैनोमीटर का, एब्जॉर्ब कर लिया गैस ने। ठीक है, एक मिनट जो लिख लेता हूं। गैस ने एब्जॉर्ब किया है फोटोन जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 300 नैनोमीटर। लैम्डा ए लिख देता हूं, ए मतलब एब्जॉर्ब, एंड देन एमिट 2 फोटोन। अच्छा, उसके बाद इसने खुद 2 फोटोन एमिट किए। एक फोटोन की वेवलेंथ 496 नैनोमीटर है, नैनोमीटर है सॉरी। आपसे दूसरे की पूछी गई है। आपको पता ही है कि
लैम्डा कंजर्व्ड नहीं होता, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है उतनी ही एनर्जी यहां पर एमिट हुई होगी। दिस इज एच सी बाय लैम्डा ए, दिस इज एच सी बाय लैम्डा 1, दिस इज एच सी बाय लैम्डा 2। एच सी से एच सी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको ये भी दे रखा है, आपको ये भी दे रखा है, आपसे ये वाला पूछा हुआ है। सॉल्व कर लेंगे अब। 1 बाय लैम्डा 2 किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 490। अब इसको सॉल्व करते रहना है ना, जो भी होगा नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। जी अमन, करना चाहिए आपको। ए वालों का आंसर तो बिल्कुल ही गलत है, ए वालों का आंसर तो बिल्कुल ही गलत है। ये एनर्जी होती तब आपकी बात सही होती। मान लो ये 796 होता, ये 496 होता, तो ये 396 आ जाता। 796 जूल, 496 जूल और ये 300 जूल आ जाता। ठीक है, अगर एनर्जी होती तब सब बात ये सही होती। ए तो बिल्कुल ही गलत है बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। ए के अलावा बात करो। सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बल्ब है 40 वॉट का। ठीक है, पावर दे रखी है यार 40 वॉट, यानी कि 40 जूल पर सेकेंड। ये एक लाइट एमिट कर रही है जिसकी वेवलेंथ है 620 नैनोमीटर। ठीक है, विद 80% एफिशिएंसी। अच्छा, जो लाइट निकल रही है उसकी एफिशिएंसी 80% है, जो भी लाइट निकल रही है 80% है। ठीक है, 40 जूल नहीं निकल रही, इसका मतलब लाइट कितनी निकल रही है, इसका 80%, यानी कि 32 जूल। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं 20 सेकंड में। 1 सेकंड में निकाल लेता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स, फिर 20 सेकंड में तो अपने आप निकल जाएंगे। कैसे? E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। ये एक सेकंड में निकल जाएंगे, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। लो भाई, E कितना है? 32। एन मुझे निकालना है, मैंने 20 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है ना, ये 20 वाला ही आएगा। करता हूं, इसको चाहे बाद में कर लूंगा। एच सी की वैल्यू, एच और सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैंने कितनी बताई थी ऐसा यूनिट में? 20 इंटू 10⁻26। जैसे इसकी अलग होती है 6.626 इन 10⁻34, इसकी 3 इंटू 10⁻8। पर दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना रख लेते हैं एसआई यूनिट्स में, एसआई यूनिट में, ताकि कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान हो जाए। बताया हुआ है हम लोगों ने। और ये लैम्डा है 620 नैनोमीटर। क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे भाई? क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? जो भी एन आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आंसर क्या होगा? जो भी एन आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 31 हो गया, ये 10⁻17 हो गया, तो एन कितना आ गया? 32 इंटू 31 इंटू 10⁻⁻17, और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, एच सी की वैल्यू 12400 दी हुई है। बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, फिर जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी यार, है ना? टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? टाइम वेस्ट नहीं होगा? पहले एक इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जूल आएगा, और आंसर वही आना लगभग। 124 को 16 से करने से 14, डेढ़ से ज्यादा, डेढ़ मतलब इसका डेढ़ हो गया 62, 62 मतलब 6 186, अरे थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ तो यार उतना ही आना है, 19 पॉइंट समथिंग आना है। मैंने उसे 20 रख लिया, मैंने उसे 20 रख लिया है। ठीक है, अरे करके देख लेना यार, इतना तो तुम कर सकते हो। अब ये मत कहो कि कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। रेडियस ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का आर है। अच्छा, जिसे ए नॉट बोलते थे, बोर्स रेडियस बोलते थे, वो आर है। आपसे रेडियस पूछा हुआ है थर्ड का, जब N3 है और लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए Z हो जाएगा 3। इसका पूछा हुआ R3 किसके बराबर होगा? A नॉट इंटू N स्क्वायर बाय Z।
दैट इज ए नॉट इंटू 3 का स्क्वायर 9 और जेड भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3a0 जिसे 3r बोल देंगे। है कोई ऐसी ऑप्शन? ये रही 3r, देख लेना कैलकुलेशन सही है। हाँ सर आसान कैलकुलेशन थी, ठीक है सारी। करेक्ट ऑर्डर बताइए, रेडियस बताना है। हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। हाइड्रोजन ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है। ए नॉट सबका सेम है, एन भी सबका सेम है, बस जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका जेड सबसे कम है तो इसका रेडियस सबसे ज्यादा, इसका जेड सबसे ज्यादा तो रेडियस सबसे कम, एच सबसे ज्यादा, फिर हीलियम, फिर ये रहा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अरे ऐसे ही हो जाएगा ना यार, थिंक विदाउट इंक से कर लिया हम लोगों ने, इतना काहे का टाइम लगाना है। ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा। जेड सबसे ज्यादा बेरिलियम का है तो रेडियस उसका सबसे कम होगा, क्योंकि ए नॉट सबका सेम है, एन सबका सेम है। व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए? पहले सेपरेशन एनर्जी का मतलब बताइए। इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में है वहां से पकड़ के बाहर लेके जाना है, वहां से पकड़ के बाहर लेके जाना है। सर ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा ही है, बिल्कुल। बस आयोनाइजेशन एनर्जी में पता क्या होता है, ई इन्फिनिटी माइनस यहां पर E1 लिखा होता है। फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन पकड़ के बाहर लेके जाना है, यहां पर ये EN, एन का मतलब जिस भी शेल में है। किस शेल में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि सेकंड शेल में है ना। तो ये ई इन्फिनिटी तो 0 होता है, सबको पता है। तो ये -E2 हो गया, और E2 की वैल्यू कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बेरिलियम 3 पॉजिटिव है, जेड 4 है तो ऊपर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर, एन कितना है 2, आ गया कुछ 52-53 के आसपास। ये रहा 54.4। यही है, डी है, डी है, डी है। आगे बात करते हैं, रेशो बताइए वेवलेंथ की। अच्छा रेशो यानी कि एक न्यूमरेटर आएगा, एक डिनोमिनेटर आएगा। लिमिट सीरीज के लिए, पास्चन एंड ब्रैकेट के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अरे वही है, या तो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है। मुझे सीरीज लिमिट का फॉर्मूला बताओ। सर फॉर्मूला हो जाएगा आर जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर। सर यहां पर आर तो सबका सेम है, जेड भी सबका सेम है, क्योंकि जो भी है, अगर जिसका भी पूरा पास्चन है उसी का ब्रैकेट है, अगर ये भी हाइड्रोजन है वो भी हाइड्रोजन है तो जेड भी सेम है, बस एन वन स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ऊपर रेशो वेवलेंथ ना, ऊपर वेव नंबर पास्चन का, नीचे वेव नंबर ब्रैकेट का, यहां पर नीचे n1 स्क्वायर पास्चन का, ऊपर n, क्योंकि आर जेड स्क्वायर तो कैंसल आउट ही हो जाना है बाल्मर का। सर ये तो वेव नंबर का बता दिया, मैंने आपसे इसका पूछा, आप वेव नंबर का बताए जा रहे हो। अरे रेसिप्रोकल कर दे भाई, गुस्सा क्यों करना। वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, तो इनको भी रेसिप्रोकल कर दे। बताओ भाई, पास्चन के लिए क्या होता है? n1। सर लाइमन बाल्मर पास्चन 3 का स्क्वायर 9, ये लाइमन बाल्मर 2 का स्क्वायर 4। ये तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही भाई, गलती कैसे हो गई? गलती कैसे हो गई भैया? ऊपर पास्चन रखनी है, हाँ ऊपर पास्चन ही रखा हमने। अच्छा लाइमन, अच्छा मैंने बाल्मर का रख दी वैल्यू, सॉरी है। ये तो पास ब्रैकेट है, मैंने यहां पर बी देखा, बी का मतलब बाल्मर सोच लिया, बाल्मर थोड़ा है, ब्रैकेट है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 16, 9:16, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बाल्मर का बी देखा ना, तो बी का मतलब बाल्मर सोच लिया। एक अल्फा पार्टिकल है जो एक्सलेट हो रहा है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। अच्छा अल्फा पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में है, पोटेंशियल डिफरेंस v दिया है, तो सर इसका सीधा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा था सर? ये है 12.27 आंगस्ट्रॉम रूट ऑफ v। ये किसका था सर? ये था इलेक्ट्रॉन का। ये किसका था? प्रोटॉन का। और ये किसका था? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का पूछा शायद, हाँ अल्फा पार्टिकल ये यही है ना।
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एक मिनट लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स जो है वो डबल है डेल्टा पी का। आपसे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछी हुई है, कोई बात नहीं। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली एच अपॉन 4 पाई लिख दो। डेल्टा एक्स की जगह 2 डेल्टा पी लिख दो, डेल्टा पी और डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी का स्क्वायर इज एच अपॉन 8 पाई। तो डेल्टा पी किसके बराबर आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा, एच पाई रूट के अंदर 2 भी रूट के अंदर, एक 2 बाहर। है कोई ऐसी ऑप्शन? मेरे साथ ये मैच क्यों नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ हुई है? अच्छा, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में पूछी हुई है। ओके 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 ओके, नो इश्यूज। ये डेल्टा पी आया है, हमें तो डेल्टा वी पूछा हुआ है, हमें तो डेल्टा वी पूछा हुआ है, वो एम डेल्टा वी होगा, तो एम उधर चला जाएगा, एम उधर चला जाएगा। सही था, कोई गलती नहीं है इसमें, बट ये डेल्टा पी है, हमें डेल्टा वी पूछा हुआ है। तो 1/2m, 1/2m रूट ऑफ एच अपॉन पाई होना चाहिए यार, अंदर 2 नहीं होना चाहिए यार साथ में। ऑप्शन में मिस प्रिंट है, यहां पर 2 पाई होना चाहिए, है ना? वही आंसर आया हमारा। वेवलेंथ जो है वो इक्वल टू है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी के इक्वल हो गई ना। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है, वी। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, एच अपॉन एम वी। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये लैम्डा इंटू वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम, दोनों इक्वल हैं तो लैम्डा स्क्वायर लिख दूं, तो लैम्डा आ गया ऑप्शन नंबर डी। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो मास कितना दे रखा है, 60 ग्राम, फिर केजी में रखना होता है, तो 60/1000 कर दो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आपसे डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछी हुई है, दैट इज एच अपॉन एम वी। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ एस आई यूनिट में है। ये 6 डिवाइडेड बाई 100 है, वो ऊपर चला जाएगा, और वेलोसिटी ये रहा 10। हो गया सॉल्व। 66/6 इंटू 10⁻⁻34 कर दूं, क्योंकि ये वाला 10 ये वाला 10 चला गया। 66/6 कितना होता है, 11। है कोई ऐसी ऑप्शन, है कोई ऐसी ऑप्शन? हाँ सर बिल्कुल है ऐसी ऑप्शन, ये रही, ये रही। अरे यही तो है, इसको 10 मान लो यार। 10 इंटू 10⁻34 कितना होता है, 10⁻33 तो होता है। पिछले क्वेश्चन में ए क्यों नहीं आया? अरे लिखा हुआ है यार कि लैम्डा और वी एक दूसरे के इक्वल हैं, तब बताओ लैम्डा किसके बराबर होगा, तब बताओ लैम्डा किसके बराबर होगा। सॉल्व करके आंसर पूछा उन्होंने। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे रखी है हाइड्रोजन की, उसमें 4 लोकल मैक्सिमा, ये मैक्सिमम ये होते हैं, ये समझे, ये 1 2 3 4, और 3 एंगुलर नोड है। हाँ 3 एंगुलर नोड भी नजर आ रहे हैं, ये देखो 1 2 3। पूछा क्या हुआ फिर, ऑर्बिटल कौन सा होगा, ऑर्बिटल कौन सा होगा, बताओ भाई ये किसका ग्राफ होगा।
सॉरी साइन वेव से बनाना था। 1 2 3 4 लोकल मैक्सिमा भी आ गए और 3 एंगुलर नोड्स भी आ गए। बताओ ये किसका ग्राफ है? ये 4 फेस बनाने हैं, किसके बनाऊंगा? 3D 4D 5D 6D नहीं हो सकता। 4F 5F 6F 7F 7F है ना ये? अरे 7F ही है ना ये। 3F 4F हो गया, 5F हो गया, 6F हो गया, 7F हो गया। मैंने डी सोचा था बट ये 3D 4D 5D 6D 6D ऑप्शन में नहीं है। पी और एस तो है ही नहीं, तो पी और एस कहां से देखूंगा? डी और एफ में से आंसर देना था। कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से भी नहीं पता चलता? कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर है ना। बाकी तो जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ऐसे आ जाता है साई एन एल एम। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है, ये शेल बता रहा है, ये सब शेल बता रहा है, ये ऑर्बिटल बता रहा है। स्पिन कोई भी नहीं बता पाता, श्रोडिंगर भी नहीं बता पाता स्पिन तो। नेक्स्ट, आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 4s ऑर्बिटल की दी हुई है, ठीक है। ए नॉट बोर्स रेडियस है, ठीक है, सिग्मा 2r बाई ए नॉट है। वो डिस्टेंस बताइए न्यूक्लियस का जहां पर रेडियल नोड नहीं होगी। क्या अगर मैं साई स्क्वायर 0 रखूं तो ये वो डिस्टेंस आएगा जहां पर रेडियल नोड होगी तो वो निकाल लेता हूं, बाकी फिर चेक कर लूंगा। मान लो मेरे पास साई स्क्वायर 0 रखने पर आर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये आंसर है, ये आंसर है। मान लो साई स्क्वायर 0 रखने पर ये तीनों आर की वैल्यूज आ गई तो ये आंसर है ना। वो तो अब साई स्क्वायर रखना पड़ेगा। साई स्क्वायर 0 मतलब सिग्मा -1 एंड सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 12। इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0। देखो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, रेडियस है। ये भी कभी 0 हो नहीं सकता, रेडियस। बस इसी को 0 होना पड़ेगा तभी साई स्क्वायर 0 होगा। तो यानी कि इसका मतलब है सिग्मा -1 इज इक्वल टू 0 और सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या सिग्मा इज इक्वल टू 1 आ गया? सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2r बाई ए नॉट। तो आर कितना आ गया? ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2। देखो ये तो आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर नहीं है हमारा। इसको कैलकुलेट करें सर, आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर -6 सिग्मा -2 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे या तो सिग्मा -6 इज इक्वल टू 0 आएगा या सिग्मा -2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 2 सिग्मा की वैल्यू रख रहा हूं, 2r बाई ए नॉट इज इक्वल टू 6 या 2r बाई ए नॉट इज इक्वल टू 2। 2 से 2 गया, आर ए नॉट आ गया, ए नॉट आ गया। सर ये भी आ गया है, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं है। 3 आर इज इक्वल टू 3 ए नॉट आ गया। अगर ये डिस्टेंस रखूंगा तब भी रेडियल नोड आएगा, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं है। आंसर यही हो गया 2 ए नॉट। ये रखने पर भी साइज सिग्मा स्क्वायर 0 आ रहा है, ये रखने पर भी आ रहा है, ये रखने पर भी आ रहा है, ये इसी रखने पर नहीं, इसके रखने पर नहीं आएगा। डी हो गया, डी। रेडियल नोड्स बताइए 3p के लिए, 3p के लिए रेडियल नोड्स बताइए। रेडियल नोड्स आपको पता है कैसे निकालते हैं? n माइनस l माइनस 1। n 3 है, l 1 है, क्या 1 हो गया? जेई मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना। अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी बाय मैटर बाय डी ब्रॉई, ठीक है। नीचे एक ग्राफ बनाया गया है, कौन सा सही है? लैम्डा और पी का। लैम्डा और मोमेंटम, लैम्डा होता है h बाई पी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पी और लैम्डा बढ़ रहे हैं। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है तो पी भी बढ़ रहा है। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा। लैम्डा और 1 बाई पी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। यही आंसर है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, पी बढ़ता जा रहा है, लैम्डा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, एक फर्स्ट रो का ट्रांजिशन मेटल है। फर्स्ट रो समझ गए ना, 3D वाली सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं भाई। मैग्नेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो ऐसा है कि इसके ऊपर समझ लो ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन यहां से आ जाए
पी ब्लॉक से रिलेट करके आ जाए या डी एंड एफ से रिलेट करके आ जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेट करके आ जाए, या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ जाएगा या पी ब्लॉक से आ जाएगा और या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आ जाएगा। कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से। टॉपिक पे वापस चलते हैं। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, +2, अच्छा जो भी मेटल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 3.86 बोर मैग्नेटॉन दे रखा है। आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं। म्यू दिया हो तो फॉर्मूला यही होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। यस, तो यहां से n निकालना है, बट सर ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर भी करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बन जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका आसान तरीका हमने बताया था कि जितना म्यू दिया हो उसमें से 0.75 माइनस कर दो। 0.75 माइनस करूंगा तो 3.21 आएगा, तो n कितना हो जाएगा 3। अरे 3.21 तो हो नहीं सकता, उसके पास का इंटीजर कौन सा है 3 है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बताओ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सर अगर ये मैंगनीज 2 पॉजिटिव होता तो 4s0 3d5 हो जाता, तो इसके पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं हो सकता। अगर ये Fe2 पॉजिटिव होता तो आर्गन 4s0 3d6 हो जाता। सर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं हो सकता। स्कैंडियम टाइटेनियम 2 पॉजिटिव होता, 4s2 3d2, 4s2 निकल गए। सर इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं हो सकता। यही आंसर है, बट फिर भी प्रूफ कर देता हूं। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये होता है 4s2 3d3। 4s2 में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, बच गए कि नहीं, 3d3 आ रहे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे। हाँ सर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 23। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए जिनका n4 होगा m0 होगा। n4 और m0 निकाल लेते हैं। आज ही बात करी हमने, n अगर 4 है तो l कितना होगा, 0 से लेके n-1 तक सारे इंटीजर लिखो, 0 1 2 3। m कितना होगा, m -l से +l, वो 0 ही आएगा। -l से +l, -l से +l, -l से +l। सर आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा बोल देते ना m0 चाहिए, वो हर एक सब शेल में एक ही बार आएगा, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, तो आंसर 4 आना है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, 4 ही आना है। आप पूरा ना भी लिखते तब भी चल जाता भाई, एक सब शेल के अंदर 0 वाला ऑर्बिटल एक ही बार आना है, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, बस 4 हो गए। जीरो वाला पूछा हुआ, सारे ऑर्बिटल थोड़ा पूछे हुए। सारे पूछे होते तो आंसर होता 1 और 3, 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 आता आंसर। सर फिर तो वो तो वहीं से आ जाना था, 4 का स्क्वायर 16, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डी ब्रॉय वेवलेंथ बताइए इलेक्ट्रॉन की 4th ऑर्बिट में πa0 है, निकालनी लैम्डा है x πa0 इसकी टर्म्स में। कोई बात नहीं, क्या हम सबको पता है 2πrn इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। यस, क्या r जो होता है वो a0 इंटू n स्क्वायर बाय z होता है। यस, एक n से एक n गया, लैम्डा निकाल लो। z नामो निशान नहीं दे रखा तो z1 ही होगा, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, 2πa0, 2πa0 इंटू n। n की वैल्यू कितनी है 4, कितनी 4, फोर्थ शेल है ना, कितना आ गया 8πa0, x आ गया 8, यही आंसर है, x इज इक्वल टू 8। रेडॉक्स रिएक्शन आपको फैजल सर ने कराया मेरे ख्याल से, सैटरडे को क्लास आई थी कोई। एक एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, सॉरी नहीं, जिनमें क्वांटम नंबर है n4 और m की वैल्यू मॉड में दे रखी है 1, ठीक है, मॉड 1 है, तो ये सेम ही तो क्वेश्चन हो गया यार, ये वाला क्वेश्चन तो है। मॉड 1 कहां कहां आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो आया, 6 ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल है जिनका
m जो है मॉड में 1 है, तो आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं। हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 12 आंसर होना चाहिए। 12 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि इसके अंदर स्पिन क्वांटम नंबर 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 का प्लस हाफ होगा, 6 का माइनस हाफ होगा। इन्होंने ये वाला पूछा, ये वाला पूछा। 6 ऑर्बिटल है जिनका m1 है, बट स्पिन क्वांटम नंबर भी माइनस हाफ होना चाहिए, तो 6 ही होंगे, है ना। हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ। आंसर आ गया 6। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, मैंने आपसे बहुत बार बात भी करी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन होता है। देखने में क्वेश्चन देखिए 90% ये इनऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी केमिकल रिएक्शन पूछी हुई है बोरेक्स वीट टेस्ट की, लास्ट में जाके स्पिन बस मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया गया। तो करिएगा खुद, है ना, बोरेक्स वीट टेस्ट रिवाइज करिएगा, फिर करिएगा इसको। वैसे क्वेश्चन रखना नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि है इनऑर्गेनिक का ही, बट जानबूझ के मैंने रखा कि देखो 2 टॉपिक रिलेट भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करके जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन रैंक बनाते हैं आपका। नीचे दिए गए क्वेश्चन में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। स्कैंडियम में कितने हैं यार? 4s2 3d1 1, क्रोमियम में 4s1 3d5 6, वैनेडियम में 4s2 3d3 3, टाइटेनियम में 4s2 3d2 2, मैंगनीज में 4s2 3d5 5। हो गया भाई। ए में सबसे कम, फिर डी, फिर सी, फिर ई, फिर बी। अब ये ऑप्शन देख लो कहां पे, ए डी सी ई बी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। एक हाइड्रोजन एटम में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतनी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड शेल में दे रखी है, अच्छा इतनी है। काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, अरे ये कौन सा क्वेश्चन हुआ यार। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो इसका नेगेटिव होता है, यानी कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। वो दे रखी है x इंटू 10⁻⁻ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो x कितना आ गया? 34 आ गया सर। x इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 3.4। क्रोमियम का 4 होगा। क्या बात कर रहे भाई? फोर एस टू थ्री डी फोर की जगह 4s1 3d5 नहीं होता? आपसे डी में पूछे हुए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं ना। हाँ तो फिर ठीक तो है। आगे ये भी खुद करिएगा भाई होमवर्क में, सिंपल सा क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी है x डैश इंटू 10⁻⁹ होगा, यह गलती है, 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड होगा। आपसे अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में बतानी है। जब इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया गया? डायामीटर के न्यूक्लियस के अंदर पाया गया, जिसका डायामीटर इतना दे रखा है, तो डेल्टा एक्स इतना हो गया। इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर पाया जाएगा, इससे बाहर तो पाया नहीं जा सकता। आपसे डेल्टा भी पूछा हुआ है, यही होगा h/4πm डेल्टा वी। h/4π की वैल्यू है ना SI यूनिट्स में, SI यूनिट में। देखो पेपर में जाके कैलकुलेशन करने का इतना टाइम नहीं होता यार। पेपर h/4π की वैल्यू SI यूनिट में बता के गया हूँ। हाफ इंटू 10⁻⁻34, एच रखो 4 रखो पाई रखो, सॉल्व करते रहो, टाइम ही नहीं है इतना पेपर में। इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 और डेल्टा वी कितना, नहीं डेल्टा एक्स कितना, डेल्टा एक्स 10⁻⁻15। सॉल्व कर लेंगे इसे, आधे से ज्यादा तो सॉल्व हुआ ही पड़ा ये। 10⁻³ बच जाएगा, ये सॉल्व होगा तो ऊपर जाके 10⁻12 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना, हो ही गया सॉल्व। 1/18 इंटू 2 है,
ऊपर 10⁻12 है, क्या उसे मैं 100 नहीं 1000 इंटू 10⁻9 लिख लूं, नीचे 18.2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये 55-56 के आसपास आएगा, आप देख लेना 55-56 के आसपास आएगा। इतनी जल्दी कैलकुलेशन आपने कैसे कर ली? अरे मैंने कहाँ करी है भाई, मैंने भी दिमाग लगाया कि 1000 में से जब 18 डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के फाइंड आउट करते हैं ना, 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 55.55 आता है। अब ये उससे थोड़ा सा बड़ा है तो कुछ 54 53 इसी के आसपास आएगा, पता नहीं, करके देख लेते हैं। 54.94 वही 55 ही आया, 55 इंटू 10⁻9, ठीक है। हाँ 55 56 वो देख लेना आप अपने आप ना, मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, 55 होगा या 56 होगा वो देख लेना आप। क्वेश्चन है अभी 10 के आसपास, करते हैं और कंपेयर द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, आपको एनर्जी कंपेयर करनी है, मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो n प्लस एल इज इक्वल टू एनर्जी, जितना n प्लस एल उतनी ज्यादा एनर्जी। इसका n प्लस एल 5, इसका 4, इसका 4, इसका 6, इसका 5। सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी की होगी। फिर सर ए और डी में से किसकी कम होगी, सॉरी किसकी ज्यादा होगी? जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, यानी कि ए की ज्यादा होगी डी की कम होगी। सिमिलरली यहां पे भी जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी है, सही क्यों नहीं आ रहा भाई ये? पहली बात तो ये एल है, पता नहीं इन्होंने इसको 1 क्यों लिखा हुआ है। सही है भाई हमारा आंसर, सी सबसे कम, फिर ई, फिर डी, फिर ए, फिर बी, ठीक है। डी दे रखा, डी दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी जिसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, म्यू उसी का हाईएस्ट होगा। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ एन, एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। यस, जिसका एन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसका म्यू भी ज्यादा होगा। यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, यहां 2, यहां 3, यहां 4, बस खत्म। यहां पर 4 कैसे हो गए? अरे यार डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए कि नहीं? 4 अनपेयर्ड। यस सर। 3d8 में 2 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं जब n4 है और s प्लस हाफ है, तो सीधी तरह बोलो ना सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे इसमें होंगे 16, n का स्क्वायर कर दूंगा 16, उसके आधा बताना है क्योंकि उसमें से आधों का प्लस हाफ होगा, आधों का माइनस हाफ होगा, आधों का प्लस हाफ होगा, आधों का माइनस हाफ होगा, तो आंसर हो गया 8, खत्म। 8 होगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मेजर कर मैच करना है। लाइमन किस में होती है सर? लाइमन होती है अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर विजिबल में, बाकी इनको वैसे लिखना चाहिए था इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, इन्होंने लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, वो मुझे भी नहीं पता। अब सॉल्व कर लो जैसा भी, जहां पे भी फिट हो जाए। सी का 3 भी हो सकता है और डी का 1 भी हो सकता है। A2 B4 C3 और D1, इन्होंने सी का 3 दे रखा है और डी का 1 दे रखा है। बात एक ही है, बात एक ही है, दोनों इंफ्रारेड में होते हैं ना, दोनों ही इंफ्रारेड में होते हैं। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम के लिए। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर 37 क्या आ जाएगा? क्रिप्टन
5s1 यही होगा, 36 यहाँ हो गए और ये है 37, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए n l m और s बताना है। n कितना होगा, n कितना होगा शेल नंबर 5, l कितना होगा, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, 3 के लिए f, m कितना होगा 0, तो s कितना होगा या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, आइदर प्लस हाफ इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब देख लो ये है कहां पे, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी हीलियम के स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन आया फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सिक्स्थ शेल से आया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड शेल में आया है। निकालो n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n2 माइनस n1 4 और 4 प्लस 1 कितना होता है 5, क्या 10 आ गया आंसर। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी हीलियम स्पेक्ट्रम में, YM0, L जितना होता है M की वैल्यू माइनस L से प्लस L होती है, तो 0 है तो माइनस 0 से प्लस 0, ऐसा कुछ होता ही नहीं, माइनस 0 से प्लस 0, 0 0 ही होता है। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन मैच करने के लिए बोला गया, क्या CR होता है 4s1 3d5, यस, तो CR2 पॉजिटिव क्या होगा 4s1 3d4। Mn होता है 4s2 3d5, तो Mn पॉजिटिव क्या होगा 4s1 3d5। निकल क्या होता है 4s2 3d8, निकल 2 पॉजिटिव क्या होगा 4s0 3d8। वेनेडियम क्या होता है 4s2 3d3, ये क्या होगा V पॉजिटिव 4s1 3d3। अब ये देख लो क्या होगा 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चार क्वांटम नंबर बता दीजिए इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम में। फिर भाई के का एटॉमिक नंबर होता है 19, आर्गन और लास्ट में 4s1। चारों क्वांटम नंबर बता दो। n4, l क्या हो जाएगा 0, अभी अभी किया रुबीडियम वाला क्वेश्चन, m0, s क्या होगा या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। अब ये देख लो 400, s या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन भी सीधी पूछी गई है, बट मैंने वो क्वेश्चन यहां पर नहीं रखे हैं, क्योंकि वो कहां आपने पढ़े हैं, डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़े हैं। सीधा पूछा गया टॉमिक नंबर 99 की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो, ठीक है, 103 की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़े हैं आपने, वैसे पीरियोडिसिटी में भी पढ़े होंगे आपने क्लास 11th में, बट दोनों चैप्टर में से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की किलो जूल पर मोल में बतानी है। अच्छा, अगर वेवलेंथ कितनी लगी है 242 नैनोमीटर लगी है आयोनाइज करने के लिए, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी hc/λ। निकाल लोगे, अब निकाल लोगे। बट सर ये तो एक एटम की आई है और जूल में आई है, आपको किलो जूल पर मोल में निकालनी है। पहली बात तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करता हूं, 1000 से डिवाइड करके। सर अब ये किलो जूल में हो गई पर एटम, हमें एक मोल की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। 6.022 की जगह 6 रख दो यार, 10⁻23 आ गया किलो जूल पर मोल। सॉल्व कर लीजिएगा, काफी हद तक तो सॉल्व हुआ ही हुआ है। 10⁻³ और ये भी कैंसिल आउट करूंगा तो 10⁻³ सिर्फ यहां पर 1000 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके 242 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है।
इसी के साथ बेटा हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी फिनिश होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्लान में चेंज है मेरे ख्याल से, जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आपका 12th का रिवीजन क्योंकि किसी सब्जेक्ट में नहीं हो रहा है, ना फिजिक्स में हो रहा है ना मैथ में हो रहा है, इसी कारण शायद केमिस्ट्री में भी यही डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री आपका 12th अभी अभी बीती है, तो वो आपको सारी चीजें फ्रेश होनी चाहिए, जो कि टीम का अलाइनमेंट है, तो ऑब्वियसली उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है और वो सही भी है, क्योंकि अभी अभी आपने फ्रेश पढ़ा है, स्कूल में भी एग्जाम्स दे रहे होंगे। ठीक है, बाकी फिर हम क्या करेंगे, क्या हम अब आपको 25 तारीख तक के लिए छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ जो हम कराते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चैप्टर के एंड है ना, जो एंड जैसे क्वांटम नंबर्स हैं, जैसे डी ब्रॉय इक्वेशन है, अफबाउ रूल्स है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उनके ऊपर क्वांटम नंबर्स हो गए। ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आसान आएगा, छोड़ के मत आना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करते रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। राइट नाउ जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर आप लूज करेंगे ना, आप देखेंगे आपके नंबर जो है और नीचे जाएंगे। सिर्फ अच्छी तरह से कॉपी रिवाइज करिए। सबसे पहली बात, जिनकी हालत ज्यादा खराब है राइट नाउ, आप बस ये सोच के आओ कि मुझे पेपर में कोई भी आसान क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, चाहे वो आसान क्वेश्चन एक क्वेश्चन के बाद आया हुआ है कि दो क्वेश्चन के बाद आया हुआ, वो मैटर नहीं करता। ये किनको एडवाइस है? जिनकी हालत खराब है, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, उनके लिए ऑब्वियसली यही है कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन करिए, तब आपको टाइम जरूर मिलेगा दूसरी नजर में मॉडरेट या टफ क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, यार ये बहुत टफ है, हो तो जाएगा बट 10 मिनट 15 मिनट ले जाएगा, भाई उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ो, पहले पूरा पेपर कंप्लीट करो। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में से कि यार ओहो मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा रह गया, मैथ में तो कितने आसान क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं छोड़ के आ गया, या वाइस वर्सा, मैं तो मैथ में फिजिक्स में ही लगा रह गया, केमिस्ट्री में बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं छोड़ के आ गया। ये बात नहीं होनी चाहिए। और अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस आप मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। 20 से 30 नंबर पेपर में तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के हैं। दो बच्चे हैं जो सिमिलर या सेम तैयारी के ऊपर जो गए हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर देने, और एक इस माइंडसेट से गया यार होगा ही नहीं, यार मैंने कुछ किया ही नहीं, यार कुछ किया ही नहीं, यार कुछ किया ही नहीं, और दूसरा भाई जो भी होगी देखी जाएगी, तेरा भाई जो है हर एक क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेगा, आसान क्वेश्चन कंप्लीट कर जरूर करके आएगा, चेहरे पे स्माइल लेके एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे ना, तो बाहर निकलते टाइम भी चेहरे पे मुस्कान ही होगी। ठीक है, और अगर टेंशन में अंदर जाएंगे तो बाहर आके टेंशन बढ़नी ही बढ़नी है, कम नहीं होनी है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि अगले जो 15-17 दिन जितने भी है, 15 के दिन आसपास हैं, ठीक है, वो आपने रो पीट के काटने हैं या आपने हंसते हुए स्माइल करते हुए प्रिपरेशन में काटने हैं। इट्स ऑल अप टू यू। 15 डेज सबके निकल जाने हैं। ठीक है, मेहनत करिए बट हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से। माइंडसेट ऐसा रखिए मैंने आज ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है, और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव करनी है। जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो गलतियां हो रही हैं वो मिस्टेक कॉपी में जरूर लिखिए, उनको जरूर देखिए। पेपर उन्हीं के आसपास घूमना है, उन्हीं के आसपास घूमना है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर कहीं और से आ जाना और 2 साल आपने कुछ और ही पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने वाला, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ में। जो आपको 2 साल से मेहनत कर रहे हैं वो ये उसी का फल है। ठीक है, टेंशन लेने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, बट हाँ अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। ठीक है, थैंक यू खुशहाल। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।